Thank you very much. May I now take the privilege to invite the chief guest of today's program, Shri Rajnath Singh Ji, to kindly say a few words on today's occasion. State President BJP, Mr. Bhavanand Singh जी और श्री राम माधव जी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी, एंड श्री प्रहलाद पटेल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्शन इंचार्ज ऑफ मणिपुर, और श्री ठाकुर चोगा जी, कन्वीनर इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, एंड विश्वजीत सिंह जी एंड मिस्टर आर.के. रंजन सिंह जी, और इस सभागार में मौजूद मेरे सभी सम्मानित देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं भी अपनी तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया है। पहले तो मैं विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी के जो भी कमिटमेंट्स हैं, एक एक कमिटमेंट्स को गवर्नमेंट बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसे पूरा करेगी। यह बात मैंने इसलिए कही है कि आप जानते हैं कि जब से आजादी हासिल हुई है भारत को, तब से पॉलिटिकल लीडर्स ने बहुत सारे एश्योरेंसेज, बहुत सारे कमिटमेंट्स इस देश की जनता के साथ किए हैं। मैं समझता हूं पार्शियली उन कमिटमेंट्स और एश्योरेंसेज को पूरा कर दिया होता तो आज हमारा यह भारत एक सुपर इकोनॉमिक पावर के रूप में इमर्ज होकर आ गया होता। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की पॉलिटिक्स और भारत के पॉलिटिशियंस के प्रति एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, एक विश्वास का संकट इस देश में पैदा हुआ है। बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैं कह सकता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि भारत की पॉलिटिक्स में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करती है। हम जो कुछ भी कहेंगे उसे करेंगे, हमारे वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए जब कभी भी हम अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करते हैं, तो बाकायदे हमारी एक टीम बैठती है हर इशू के ऊपर बहुत ही थारो डिस्कशंस होते हैं, और तब उसके बाद जाकर उसे हम लोग अपने विजन डॉक्यूमेंट में अथवा इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसे हम शामिल करते हैं। इस समय देश में 5 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कि असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें से एक मणिपुर भी है। मणिपुर के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का एक यह स्टेट है, ब्यूटीफुल स्टेट है। यहां न ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, न नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। मैं यह मानता हूं कि मणिपुर के एग्जिस्टेंस में आने के बाद यदि यहां पर इस स्टेट को एक अच्छी गवर्नेंस मिली होती तो मणिपुर भी हमारे इस देश के डेवलप्ड स्टेट्स की क्यू में आकर खड़ा हो गया होता। यदि मणिपुर आज भी हमारे इस देश के बैकवर्ड स्टेट्स में यदि काउंट किया जाता है तो इसके लिए मणिपुर की जनता को रिस्पांसिबल नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि इसके लिए रिस्पांसिबल वही है जिसने लंबे समय तक इस मणिपुर में गवर्नमेंट बनाई है और गवर्नमेंट चलाई है। वही पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए रिस्पांसिबल है। गवर्नेंस के बारे में मैं कहना चाहूंगा, गवर्नेंस क्या होती है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के पॉलिटिकल एनालिस्ट, कुछ एनालिस्ट भारत आए थे कुछ समय पहले यह स्टडी करने के लिए कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर है
जो पॉलिटिकल पार्टी कंपैरेटिवली गुड गवर्नेंस इस कंट्री को दे सकती है। तो यह थॉरोली स्टडी करने के बाद उन पॉलिटिकल एनालिस्ट ने अपनी यह रिपोर्ट दी थी। कई पॉलिटिकल पार्टीज की कई स्टेट्स में गवर्नमेंट्स चल रही हैं, उनके परफॉर्मेंस को हमने देखा। सेंटर में भी बीजेपी बहुत पहले काम कर चुकी है और कांग्रेस ने तो लंबे समय तक सेंटर में गवर्नमेंट चलाई है। कम्युनिस्ट पार्टी की भी गवर्नेंस को वेस्ट बंगाल में, केरल में और सब तरह स्टडी करने के बाद उन पॉलिटिकल एनालिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, ऑनेस्टली उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि इस इंडिया में कंपैरेटिवली गुड गवर्नेंस देने वाली यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी का नाम बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। पॉलिटिकल एनालिस्ट ने कहा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखना चाहूंगा, एक उदाहरण सेंटर के बारे में। मैं स्टेट्स के गवर्नेंस के बारे में नहीं कहूंगा। सेंटर में आप लोगों ने कांग्रेस की भी गवर्नेंस देखी है और हमारे ऑलरेडी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 6 इयर्स तक की गवर्नेंस इस देश में देखी है। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नेंस हो, उनकी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट हो, इतनी बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, भारत नहीं पूरी दुनिया का एक व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि चाहे अटल जी की गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर रहा हो अथवा हमारे नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर हो, जिसके ऊपर एक भी करप्शन के चार्जेस लगे हों, एक भी मिनिस्टर आपको ऐसा नहीं है। भारत के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.4% थी, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी भी इस कंट्री की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% नहीं रही है। उसके बाद कांग्रेस की भी गवर्नमेंट 10 वर्षों तक 10 इयर्स एटलीस्ट यहां पर गवर्नमेंट रही डॉक्टर मनमोहन सिंह की। उस गवर्नमेंट में भी जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.4% नहीं पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट माने रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, टेलीफोन कनेक्टिविटी, आईटी कनेक्टिविटी, ये सब सारी चीजों में जितना तेजी से विकास हुआ था, जितनी तेजी से उन्होंने इसको प्रमोट किया था, मैं समझता हूं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। तो उस समय यदि देखा जाए इस देश की इकोनॉमी एक ताकत मिली थी, वो मजबूत हुई थी, 8.4 वाली जीडीपी ग्रोथ रेट पहुंची थी। आज मैंने कांग्रेस के बीच में 10 साल गवर्नेंस की। 2014 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मैं कह सकता हूं 2014 के लोकसभा इलेक्शन ने भारत की पॉलिटिक्स को एक हिस्टोरिकल टर्न दिया है। आप ये सोचते होंगे कि 2014 के इलेक्शन को मैं ऐसा क्यों मानता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स को उसने हिस्टोरिकल टर्न दिया है। इसलिए मानता हूं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी भी किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी, नॉन कांग्रेस पार्टी हो और सिंगल पार्टी हो, कभी भी उसको क्लियर मेजॉरिटी पार्लियामेंट में नहीं मिली। बीजेपी एक अकेली नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में 2014 में पार्लियामेंट में उसे क्लियर मेजॉरिटी मिली। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स को हिस्टोरिकल टर्न इस देश की जनता ने दिया, बीजेपी को पार्लियामेंट में क्लियर मेजॉरिटी देकर। क्लियर मेजॉरिटी पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी की आ गई। मैं यह नहीं बतलाने जा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया, आप सब लोग जानते हैं और लंबा समय लगेगा, इसलिए चर्चा नहीं करूंगा। मैं केवल इकोनॉमी की मैं चर्चा करूंगा। आज भारत का इकोनॉमिस्ट हो, आप सब इंटेलेक्चुअल्स यहां बैठे हैं, चाहे दुनिया के किसी देश का इकोनॉमिस्ट हो,
सभी यह स्वीकार करते हैं, इस पूरे वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी यदि किसी कंट्री की है तो केवल हमारे और आपकी कंट्री भारत की है। यह सारी दुनिया की इकोनॉमिक्स की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। अब गवर्नेंस का अंतर क्या, और एक भी मिनिस्टर के ऊपर करप्शन के कभी चार्जेस नहीं लगे। दूसरी चीज, डिसाइसिव गवर्नमेंट। जिस सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा भी पेमा खांडू जी कर रहे थे, मैं उस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपको थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। गवर्नमेंट कैसी डिसाइसिव होनी चाहिए। पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, रात में हमारे आर्मी के जवानों पर हमला करके 17 हमारे आर्मी के जवानों को मार डालते हैं। प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, मैं बैठता हूं, डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं, कुछ अफसर बैठते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर फॉर्मल डिसीजन लेते हैं कि पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है, हमारा पड़ोसी है। हम पड़ोसी से बराबर चाहते हैं कि हमारे बिल्कुल एक फ्रेंडशिप के रिलेशन होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में रहने वाले जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वह भी चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे अच्छे रिलेशन। आपको जानकर ये खुशी होगी, वहां के मुस्लिम भाई भी चाहते हैं भारत के साथ रिलेशन अच्छे। लेकिन कुछ टेररिस्ट हैं, कुछ लोग हैं वहां की गवर्नमेंट कहिए अथवा अन्य दूसरे जो सेटअप हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बराबर टेररिस्ट को प्रमोट करते रहते हैं, बराबर। और वही टेररिस्ट आज पाकिस्तान के लिए कितने घातक हो गए हैं। पिछले 4-5 दिनों में सैकड़ों लोगों की पाकिस्तान में जाने लगे। इसीलिए हम लोग कहते रहे हैं, टेररिस्ट होता है, उसकी कोई कास्ट नहीं होती, उसका कोई क्रीड नहीं होता, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई धर्म नहीं होता। टेररिस्ट और टेररिस्ट ही होता है। वह टेररिस्ट भारत में आए, मार के चले गए। प्राइम मिनिस्टर के साथ हम लोग बैठे, प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म डिसीजन लिए। उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने जो भी पाकिस्तान में लॉन्चिंग पैड थे, जहां से आतंकवादी आए थे, वहां घुसकर उन आतंकवादियों को सफाया करने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। हमने सारी दुनिया को यह संदेश देने में कामयाबी हासिल की, भारत यह कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत अब यह ताकतवर भारत बन चुका है, मजबूत भारत बन चुका है, बलवान भारत बन चुका है। और भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है। यह मैसेज हम लोगों ने सारी दुनिया को दिया। डिसाइसिव गवर्नमेंट किसे कहते हैं। ऐसे ही हमारे समय भी ऐसा हो। सितंबर 2014 में मैं भी टेलीविजन देख रहा था, खबर मिली कि पाकिस्तान की तरफ से गोली चली और 5 हमारे इंडियंस को मार डाला, जिसमें एक छोटा बच्चा था, एक महिला थी। मैंने अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल जो महानिदेशक होते हैं उनसे पूछा कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा सही है। मैंने कहा हमारी फोर्स ने क्या किया। उन्होंने कहा था 16 टाइम्स हम लोगों ने व्हाइट फ्लैग दिखाया। और व्हाइट फ्लैग दिखाने का मतलब होता है, पाकिस्तान देखो हम गोली नहीं चलाना चाहते, तुम्हारे साथ बातचीत करना चाहते हैं, फ्लैग मीटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान ने क्या रेस्पॉन्ड किया, क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने कहा बिल्कुल जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि आज से ही मेरा यह आदेश सुन लो, पहली गोली तो भारत की तरफ से नहीं चलेगी, लेकिन उनकी तरफ से भी गोली चलती है, तो फिर अपनी गोलियों को काउंट मत करना। गवर्नमेंट ऐसी चाहिए जो डिसाइसिव हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारी पूरी गवर्नमेंट ऐसी है। अब जहां तक मणिपुर का आएंगे, मणिपुर में इकोनॉमिक ब्लॉकेज का सवाल है। बहनों भाइयों, प्राइमरली यह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी आपके सामने अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बोल कर गए हैं, प्राइमरली लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना यह रिस्पॉन्सिबिलिटी यदि किसी की होती है तो स्टेट गवर्नमेंट की होती है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन यह स्टेट गवर्नमेंट का होता है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना। और मैं बताना चाहता हूं, जब इकोनॉमिक ब्लॉकेज हुआ, मैंने स्वयं एक बार नहीं 2 बार टेलीफोन करके एक बार बुलाकर समझाया। मैंने कहा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको असिस्टेंस चाहिए, वह हम असिस्टेंस प्रोवाइड करने को तैयार हैं। यहां तक कि सिक्योरिटी फोर्सेज हम लोगों ने उनको प्रोवाइड की, लेकिन बराबर
यह कहा जाता रहा। यहां आप वहां जाकर कुछ बोलते थे, यहां आकर कहते थे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। ऐसा आप जानते हैं कि हमारी कंट्री का स्ट्रक्चर कैसा, फेडरल स्ट्रक्चर है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के मामले में बहुत ज्यादा इंटरवीन करने की, इंटरवेंशन की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई संभव हम कर नहीं सकते। हम कैसे कर दें? क्या हम पूरी आर्मी और पूरी फोर्स भेजकर और गवर्नमेंट को किनारे करके आकर यहां पर हम गोली चलवाते हैं? कैसे हो सकता है? हमको कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत दे तब ना। लेकिन अनावश्यक एलिगेशन लगाया जा रहा है। यहां तक कि मैंने कहा कि एक बार यूएनसी के लोग भी बैठ जाएं, स्टेट गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ जाएं। कहोगे आप हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठा दें, ट्राइपार्टाइट डायलॉग तो हो गया। उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की, सबको समझाने की कोशिश की। इनको मैंने फोर्स दिया। अब यहां की गवर्नमेंट फोर्स को कोई आदेश देने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। शायद गवर्नमेंट यहां की यह चाहती हो कि हमारे जो मिस रूल्स हैं, उनसे मणिपुर की जनता का अटेंशन डाइवर्ट कर दिया जाए, और वह डाइवर्ट तभी हो सकता है जबकि यह इकोनॉमिक ब्लॉकेज चलता है। शायद यही कारण रहा। नहीं तो हमारे सब कुछ करने के बावजूद इकोनॉमिक ब्लॉकेज क्यों नहीं खत्म हुआ, मैं यह जानना चाहता हूं। और आज कितनी गलत बात लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रभावित होगी क्योंकि एनएससीएन आईएम से सेंटर का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है। मैं बहनों भाइयों आपको बताना चाहता हूं, किसी भी कीमत पर हमारी गवर्नमेंट और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रभावित नहीं होने दें। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में कहीं पर मणिपुर का नाम नहीं। पॉलिटिक्स पे झूठ बोलना कोई जरूरी नहीं है। पॉलिटिक्स यदि की जा सकती है तो केवल एंड केवल सच बोलकर पॉलिटिक्स की जा सकती है। हेल्दी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, अनहेल्दी पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। हम अब मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम टच करेंगे, उससे कंप्रोमाइज करेंगे, यह किसी भी सूरत में संभव नहीं करेंगे। मैं कहकर जा रहा हूं, इसको लेकर कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालात यहां के डेवलपमेंट के दृष्टि से भी आप देखें तो कितने बिगड़ चुके हैं। मुझे बताया जा रहा था कि अभी यहां के विलेजेस को जोड़ने के लिए रोड्स नहीं है, विलेजेस में पानी नहीं मिलता है, कस्बों में पानी नहीं मिलता है, बिजली नहीं है। यह हालत है। लोग बता रहे हैं साहब बिजली नहीं आती लेकिन बिजली का बिल आता है। ऐसी गवर्नमेंट, बिजली नहीं आती, बिजली का बिल आता है। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, मोर देन 7 लाख यहां पर अनएम्प्लॉयड यूथ। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता, 15 ईयर्स से लगातार स्टेबल गवर्नमेंट यहां पर कांग्रेस की चल रही है, क्या किया अनएम्प्लॉयड यूथ? कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन होता है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए वह ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, फेयर सिलेक्शन नहीं होता। हम लोग ही चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हम लोगों ने भी गवर्नमेंट चलाई है। कोई उंगली नहीं उठा सकता था कि किसी भी सिलेक्शन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हुई है। क्यों यहां पर इस प्रकार के एलिगेशन लगते हैं? लेकिन मैं एश्योर करना चाहता हूं यहां के लोगों को भी, हम लोग आएंगे, ये बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में भी हम लोगों ने कुछ प्लान चार्ट आउट किया है।
कैसे हम उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे। स्किल डेवलपमेंट करने के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए फंड कहां से दिया जाएगा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक से अथवा किसी न किसी कोई ऐसा फंड क्रिएट करेंगे जहां से हम उनको कुछ न कुछ फंडिंग करेंगे, ताकि यदि उनके अंदर स्किल डेवलप कर गई है तो अपना कोई रोजगार कर सकें, व्यापार कर सकें, कुछ काम कर सकें। वह भी एक मेजर चैलेंज है हम लोग के सामने। इस काम को हम लोग करेंगे। रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, टेलीफोन, आईटी कनेक्टिविटी, मैं जानता हूं कि यह आवश्यक है यदि हम स्टेट का डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और आपने देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के समय से ही हम लोगों ने इस काम में तेजी लाई थी। और इस समय तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कई फाउंडेशन स्टोन रखी है। रेलवे स्टेशन यहां भी शायद रखा है, यहां पर रेलवे ट्रैक के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। आने वाली है 19 से पहुंच जाएगी। अच्छा 19 को आ रही है, ट्रेन आ रही है। यह सब जो है हम लोग यहां प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस सच्चाई को समझना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के बारे में सबसे पहले इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी गवर्नमेंट ने सोचा तो बीजेपी गवर्नमेंट ने सोचा। जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे 2001 में ही उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन अलग से मिनिस्ट्री बनाई और बीजेपी के इंटेंशन पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाने की इनके द्वारा कोशिश की जा रही है। करप्शन तो मत पूछिए, मैं जिससे बात करता हूं सब करप्शन की चर्चा करते हैं। बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर क्यों नहीं करप्शन का आरोप लगाया? हम लोग भी चीफ मिनिस्टर रहते हैं, पर क्यों नहीं कोई करप्शन का आरोप लगाया? हालात बहुत ही, मैं समझता हूं कि यहां बिगड़े हुए हैं। और मुझे यह भी जानकारी मिली कि 73 गवर्नमेंट स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें कि आज तक कोई क्लास 10 पास ही नहीं किया। क्लास 10 आज तक पास ही नहीं किया। वो स्कूल है क्या है? तमाशा है। होता क्या है वहां? मुझे बताया गया है कैसा है हालात। बहन भाइयों यहां के ठीक नहीं। और लंबा भाषण में समझता हूं कि इस समय होने देने का कोई मतलब नहीं है। पब्लिक मीटिंग में फिर से बोलूंगा, लेकिन यहां के हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट बनने के बाद जिन लोगों के साथ हम डिस्कशन करेंगे, जिनके साथ परामर्श करेंगे, बातचीत करेंगे, माने इस मणिपुर का एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करने के लिए उसका एक स्टेक होल्डर यदि कोई होगा तो हमारे यहां के इंटेलेक्चुअल्स होंगे। उनको भी स्टेक होल्डर हैं। आप ये बतलाइए कि मणिपुर के डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना। इसलिए यहां पर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने, हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी राम माधव जी ने इस प्रकार का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। और मैं समझता हूं कि अपने ढंग का बिल्कुल यह नया है, पिकुलियर टाइप का यह प्रोग्राम है। क्योंकि जब भी विजन डॉक्यूमेंट अथवा इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी होता है तो उसमें इंटेलेक्चुअल्स को नहीं बुलाया जाता देश के किसी दूसरे भाग में, लेकिन मणिपुर में मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां के स्टेट प्रेसिडेंट को भी, अपने राम माधव जी जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी को भी इस प्रकार का कार्यक्रम इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। प्रहलाद पटेल जी को मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। और देखिए तो नॉर्थ ईस्ट का में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनने का सिलसिला प्रारंभ हो चुका है कि नहीं? नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी स्टेट असम में गवर्नमेंट क्लियर मेजॉरिटी के साथ बहनों भाइयों बन गई है। और यहां पर भी आप सबकी शुभकामनाएं होंगी तो मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और मणिपुर का भी डेवलपमेंट होगा। आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बस यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं आज के विजन डॉक्यूमेंट के रिलीज करने का फॉर्मल डिक्लेरेशन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।